So we are discussing miscellaneous questions based on the probability, जो कि इंक्लूसिव होंगे सारे कंसेप्ट्स को देखते हुए. जितना भी सब कुछ पढ़ा है हमने, सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एंड वी आर डिस्कसिंग सम miscellaneous questions. Now the question is interesting one. One of 10 keys opens the door. One of 10 keys opens the door. If we try the keys one after another, what is the probability that the door is opened on the first attempt, second attempt and 10th attempt? The question is, one of 10 keys opens the door. There are 10 keys and one of 10 keys is opening the door. If we try the keys one after another, what is the probability that the door is opened on the first attempt, second attempt and 10th attempt? देखिए 10 कीज है और किसी एक की से लॉक खुलने वाला है. Probability that the lock is opened in the first attempt itself. पहली बार में ही ताला खुल जाएगा. What is the probability of that? That is simply 1/10. ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है. That is 1/10 because पहली बार में लॉक खुल जाएगा. There is only one key जो कि उस पर्टिकुलर लॉक के लिए. तो 1C1 डिवाइडेड बाय 10C1 विच इज नथिंग बट 1/10. 1/10 वे से फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉक खुल जाएगा. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड अटेम्प्ट, ये इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से देखिएगा. अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें तो सबसे पहली बात तो कि सेकेंड अटेम्प्ट लेगा कब बंदा? सेकेंड अटेम्प्ट तो तभी लेगा जबकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ फेलियर वन. जब फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर है तभी वो सेकेंड अटेम्प्ट लेगा. तो एक सीधी सी बात है कि फर्स्ट वन इज अ फेलियर एंड देन इज टेकिंग द सेकेंड अटेम्प्ट और सेकेंड में लॉक खुल जाए. तो फर्स्ट फेलियर है तो फिर सेकेंड में लॉक ओपन हो, है ना. बोले सर ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो क्या हुआ? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर. फर्स्ट वन इज फेलियर इनटू opening of the lock in the second attempt provided first one is a failure. What do you feel? First one is a failure. What is the probability of failure? Success की probability 1/10 है, तो failure की probability is going to be 9/10 into second attempt में लॉक खुल जाए. अब पहले में तो खुला नहीं. अब जब second attempt लेने की बारी आएगी, what do you feel? What is the probability? What you are going to write here? हाँ, होगा ये कि उस बंदे ने एक की ऑलरेडी ट्राई कर ली है, उससे तो ताला खुला नहीं है. जब नेक्स्ट अटेम्प्ट लेगा वो, तो हम ये ज़रूर मानते हुए काम करेंगे, भाई अजीत, हम ये ज़रूर मानते हुए काम करेंगे कि वो समझदार है कुछ. तो ही इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम की अगेन. आपको भी अगर मैं की का बंच देता हूँ और ये लॉक ओपन करना है आपको, उसमें 10 कीज़ हैं, तो आप लोग समझदारी से काम लेंगे. आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर है तो यार उस की को अलग से दूसरे हाथ से पकड़ा, कुछ ऐसा कुछ किया और रिमेनिंग कीज से आप ओपन करोगे. यही करोगे ना आप. सेकेंड अटेम्प्ट में लॉक खुल जाए मतलब 9 कीज अब आप ट्राई करोगे. एक तो ऑलरेडी फेल हो चुका, उसको साइड में कर दिया 1/9 एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/10 अगेन. Probability that the lock is open in the second attempt is again going to be 1/10. If I ask you that the probability that the key that the lock is open in the third attempt, if I talk about the third attempt की अगर मैं बात करता हूँ, that means ये क्लियर है कि फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट बोथ आर फेलियर देयर. पहला और दूसरा अटेम्प्ट फेलियर है. फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ फेलियर, सेकेंड अटेम्प्ट इज अ फेलियर एंड देन द लॉक इज ओपन इन द थर्ड अटेम्प्ट अगेन बाय द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज अ फेलियर. फर्स्ट फेलियर है तो सेकेंड का भी फेलियर होना एंड इनटू फर्स्ट और सेकेंड फेलियर है. फर्स्ट वन इज अ फेलियर, सेकेंड वन इज अ फेलियर एंड इन द थर्ड वन लॉक इज ओपन. फर्स्ट वन इज अ फेलियर वन, तो फर्स्ट वन इज अ फेलियर 9/10 इनटू सेकेंड अटेम्प्ट फेल हो जाए. अब 9 कीज को ट्राई कर रहा है, सेकेंड अटेम्प्ट भी फेल हो गया 8/9 और थर्ड अटेम्प्ट में लॉक ओपन हो जाए. नाउ ही इज गोइंग टू ट्राई विथ 8 कीज. और वो जो 2 कीज नहीं लगी उनको नहीं लगाएगा, वो 1/8. और जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि अगेन यू आर गेटिंग 1/10
और प्रोबेबिलिटी ऑफ 10th अटेम्प्ट, तो जब 10th अटेम्प्ट की बात आएगी मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा 10th अटेम्प्ट के केस में फर्स्ट 9 अटेम्प्ट्स आर फेलियर 1, फर्स्ट 9 अटेम्प्ट्स आर फेलियर 1, और फर्स्ट 9 अटेम्प्ट्स आर फेलियर 1, first attempt is a failure is 9 by 10, second is the failure is 8 by 9, third one is the failure is 7 by 8, right? Then 6 by 7, लिख देते हैं 5 by 6, 4 by 5, this is the first one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one, 3 by 4, then first one is a failure, second one is a failure, third one failure, fourth one failure, fifth one failure, sixth one failure, seventh one failure, eighth one failure, ninth one is failure, और 10th अटेम्प्ट में लॉक ओपन हो, that will be 1. आप ये ऑब्जर्व करोगे कैंसलेशन लाइक दिस, and that probability is still 1 by 10. वो प्रोबेबिलिटी फिर से 1 by 10 ही रहती है, वो 10th अटेम्प्ट में खुले या 4th अटेम्प्ट में खुले या 5th अटेम्प्ट में खुले, दैट प्रोबेबिलिटी इज 1 by 10 इटसेल्फ, प्रोबेबिलिटी 1 by 10 ही है। ये बात समझ में आई क्या आपको? थर्ड अटेम्प्ट, तो थर्ड अटेम्प्ट की बात आएगी कब? जबकि फर्स्ट और सेकंड फेलियर है, तो फर्स्ट वन इज ए फेलियर इज 9 by 10, अब उस की को साइड में कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट फेल हो जाए तो रिमेनिंग 9 में से 8 कीज जो कि गलत कीज होंगी 8 by 9, और थर्ड अटेम्प्ट में वो 2 कीज को ट्राई नहीं करेगा, तो रिमेनिंग एक ही की से खुलेगा, वो 1 by 8, प्रोबेबिलिटी इज 1 by 10 एवरीवेयर। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन एन इंटरेस्टिंग वन। In a multiple choice question, there are 4 alternative answers, of which one or more are correct. One or more are correct. More than one options are correct वाली बात है। A candidate will get marks in the question only if he ticks the correct answers. A candidate will get marks only if he ticks the correct answers. Correct answers समझ सकते हैं आप। द कैंडिडेट डिसाइड्स टू टिक द आंसर्स एट रैंडम, द कैंडिडेट डिसाइड्स टू टिक द आंसर्स एट रैंडम, एंड इफ ही इज अलाउड अप टू 3 chances to answer the question, if he is allowed up to 3 chances to answer the questions, find the probability that he will get marks in the questions. Find the probability that he will get marks in the questions. अब की बार क्या हो रहा है? वन और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट वाली बात की गई है। एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और वो उसको मार्क्स केवल तभी मिलेंगे वो जब अगर ABC ऑप्शंस हैं और ABC ही टिक करता है, देन ओनली ही इज गोइंग टू गेट द मार्क्स। और उसको 3 चांस मिल रहे हैं, रैंडमली वो टिक मार रहा है और उसको 3 चांस मिल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द मार्क्स इन द क्वेश्चन, उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स मिल जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। अच्छा, सबसे पहली बात तो अपन ये डिस्कस कर लें कि देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन टू यू, 4 ऑप्शंस गिवन एंड वन और मोर ऑप्शन इज करेक्ट और उसको 3 चांस मिल रहे हो तो ठीक है। ये बताओ कि इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। आप भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही हैं, वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट की बात भी आप देखते हैं। 4 ऑप्शंस आर देयर, लेट्स से ABCD। In how many ways can you give the answer to a question which is one or more option correct? 4 ways. Why it is 4 ways? बोल सकते हैं आप? Why it is like that? Why it is like that? बिल्कुल ठीक बात है। In how many ways he can give answer to the question? तो yes, these are the ways. भाई आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। एक तरीका ये होगा कि आप सिंगल ऑप्शन करेक्ट करें, वो भी ठीक है। 4C1, ऑप्शन A टिक किया, ऑप्शन B टिक किया, ऑप्शन C टिक किया, ऑप्शन D टिक किया। These are the 4 ways. प्लस 4C2, आप तो देते रहते हैं पेपर। 4C2, AB, AC, AD, BC, BD, 6 ways are there. CD as well as 4C3,
ABC, BCD, ACD, ABD, and all four options are correct. 4C4. Yes, these are the number of ways in which a particular person can give answer to that question. 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4. Already you are aware of. Sum of binomial coefficient is 2 raised to power n, and it can be definitely written as 2 raised to power 4 minus of 4C0, which is nothing but 16 minus 1, which is 15. है ना? तो 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, ये टोटल करोगे तो टोटल करने की जरूरत नहीं है. सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, 2 रेज़ टू पावर n. तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 माइनस 4C0, बिकॉज 4C0 इज नॉट देयर. यू आर अवेयर ऑफ दैट ना? बहुत अच्छे ढंग से आप जानते हैं. ठीक. तो 15 वेज आर देयर. अब हो क्या रहा है, इसको भी दो तरीके से देख सकते हैं. ही इज अलाउड अप टू 3 चांसेस. वो रैंडमली टिक मार रहा है, वो रैंडमली टिक मार रहा है. ये 15 अलग अलग वेज हैं. 4 में से 1 को टिक करे, 4 में से 2 को टिक करे, या 3 को करे, या चारों को टिक करे. ये टोटल 15 वेज हैं. वो रैंडमली टिक कर रहा है, एंड ही विल गेट द मार्क्स. तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट द मार्क्स, अब देखो 3 चांस उसको मिल रहे हैं. अब की बार भी हो सकता है कि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट इज ए सक्सेसफुल वन, जो उसने तुक्का मारा ही, बिकॉज वो तुक्केबाजी कर रहा है, रैंडमली टिक कर रहा है. फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ सक्सेसफुल वन. ओके, प्लस 3 attempts are there, 3 attempts are given to him. First one is a failure, but second one is a successful one, or first as well as second both are failure, and in the third one he is getting the correct answer. Possible है ना? 3 चांस मिल रहे हैं उसको. पहले वाले में ही सक्सेसफुल. कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चांस इटसेल्फ इज सक्सेसफुल? ज्यादा मत सोचिए. पिछली बार कीज वाला एग्जांपल देखा था 1/10. अब की बार क्या होगा? 15 ऑप्शंस आर देयर, 1/15 प्लस. नाउ फर्स्ट वन इज अ फेलियर. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन बीइंग फेलियर? 14/15 इनटू. अब इतना समझदार वो फिर से, ऑल्दो उसको रैंडमली टिक मारने को, ही इज नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम आंसर अगेन. भैया पिछली बार ACD लगाया तो अब की बार ACD छोड़ के बात करेगा, गलत हो गया वो. 1/14. Rule of multiplication is there, right? Plus first one is a failure, 14/15 into second one is again a failure. Remaining 14 ऑप्शन में से जो 13 ऑप्शंस होंगे गलत होंगे, 13/14, और थर्ड वन इज अ सक्सेसफुल वन, 1/13. In fact it is going to be 1/15 plus 1/15 plus 1/15, which is nothing but 3/15, and which is nothing but 1/5. So probability that he will be getting that marks is 3/15, which is 1/5. That is the approach. एक और अप्रोच समझिएगा आप, तो एक एक क्वेश्चन काफी कुछ सीख सकते हैं आप. देखिएगा, वन मोर अप्रोच कुड बी देयर. देखो, हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उस, ये बात तो क्लियर है कि वो ऑप्शन रिपीट नहीं करेगा. जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लिया वो सेकंड में नहीं करेगा, सेकंड में लिया वो थर्ड में नहीं करेगा. इस टाइप से हम ये देखते हैं. ही विल बी गेटिंग द मार्क्स. हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट. हम ये कैलकुलेट करें गेटिंग द मार्क्स. उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे. कब नहीं मिलेंगे? जब तीनों अटेम्प्ट उसके फेलियर हैं. तीनों अटेम्प्ट फेलियर हैं. तो तीनों अटेम्प्ट फेलियर होने के लिए पहली बात, आउट ऑफ 15 ऑप्शंस एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. सुन लीजिएगा, आउट ऑफ 15 ऑप्शन एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. और रिमेनिंग कौन से 15 है तो क्लियर है ना आपको. 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 की कहानी तो क्लियर है. 4C1 मतलब भैया सिंगल ऑप्शन करेक्ट, A B C D
4C2 मतलब AB, AC, AD, BC, BD, CD लाइक दैट, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो रिमेनिंग 14 में से ही अटेम्प्ट कर रहा है। वो टोटल 15 है, एक ऑप्शन करेक्ट है, उससे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। 14C3 डिवाइडेड बाय 15C3, 15 are the total number of ways in which he can give the answer. So 15C3, 3 ways are allowed. 14C3 divided by 15C3, and he will be getting the marks. That will be 1 minus 14C3 divided by 15C3. 14C3 divided by 15C3 कैलकुलेट कर लीजिए। 14C3 is nothing but 14 factorial divided by 3 factorial into 11 factorial. 15 factorial divided by 3 factorial into 12 factorial. And if you solve that, आप जरूर करके देख लीजिए, you are going to get the same result. Result will remain same. बोले सर इस बार क्या किया, क्या ये किया हमने, उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका मतलब उसके तीनों अटेम्प्ट फेलियर हैं। इसका मतलब क्या, उसने जो 14 ऑप्शंस थे, जो रॉन्ग ऑप्शंस थे, उनमें से ही तीनों सिलेक्ट किए हैं उसने। और टोटल कितने वेज हो सकते थे, तो 15 में से 3 अटेम्प्ट्स कर सकता था वो, और 1 माइनस कर दिया। दिस वन इज फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ फेलियर, फर्स्ट वन इज फेलियर, देन सेकंड, सॉरी, फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ सक्सेसफुल वन, फर्स्ट वन इज अ फेलियर, तो सेकंड में सक्सेस मिल जाए, और फर्स्ट और सेकंड फेलियर हैं तो थर्ड में सक्सेस मिल जाए। अगेन अ क्वेश्चन विच इज इंटरेस्टिंग वन एज वेल एज प्रीवियसली जेई एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैं उस टाइप के कम से कम 2-3 सवाल एट स्टेट डिस्कस कर रहा हूँ। 1, 2, 3 लगभग 3-4 सवाल दिख रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कंसीडर अ बैग कंटेनिंग 10 balls of which a few are black balls. Probability that the bag contains exactly 3 black balls is 0.6, and probability of bag containing exactly 1 black ball is 0.4. Now balls are drawn from the bag one at a time without replacement till all black balls have been drawn. Balls are drawn from the bag one at a time without replacement till all black balls have been drawn. Find the probability that this procedure would end at the 6th draw. पहली बात तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाए। There are 10 balls and of which a few are black balls. अब इसमें भी क्या हो रहा है, 2 केसेस बने हुए हैं। 2 केसेस इसलिए, the probability that the bag contains exactly 3 black ball, 2 केसेस है यहाँ पर। एक केस है जहां पर एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स, एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, और जो दूसरा केस है वो एग्जैक्टली 1 ब्लैक। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जिस मेथड से सिखाया जाए उसी मेथड से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, बेहतर रहेगा वो। और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 अलग अलग केसेस हैं, एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स एंड एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल। अच्छा, एक सीधी सी बात है कि अगर एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स है तो 7 बॉल्स जो होंगी वो ऑफ अदर कलर, राइट। और अगर एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल है तो 9 बॉल्स of other color. Now balls are drawn from the bag one at a time without replacement. ये ध्यान रखना, ये जो भी क्वेश्चंस हैं 1 by 1 आप ड्रॉ कर रहे हो और रिप्लेसमेंट किए बिना। रिप्लेसमेंट मतलब आपने एक बॉल निकाली, देखी, साइड में रखा, बॉल निकाली, देखी और साइड में रखा, ठीक। कब तक? टिल ऑल द ब्लैक बॉल्स हैव बीन ड्रॉन। कब तक? जब तक कि सारी ब्लैक बॉल्स बाहर नहीं आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस प्रोसीजर वुड एंड एट द 6th ड्रॉ। 6th ड्रॉ में जाके प्रोसीजर एंड हो जाए। इसका मतलब क्या? 6th ड्रॉ में जाके सारी ब्लैक बॉल्स बाहर आ जाए। 6th ड्रॉ में जाकर सारी ब्लैक बॉल बाहर आ जाए, है ना। 2 अलग अलग केसेस हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स इज गिवन एज 0.6
और प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ब्लैक बॉल इज गिवन एज 0.4। ठीक है, दो अलग अलग केसेस हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी भी बन जाएगी। इट इज 0.6 इज देयर एंड 0.4 इज देयर। ये दो अलग अलग केसेस हैं, या तो ये केस होगा या एग्जैक्ट ये दूसरा केस होगा, बट अप्रोच देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है कि 6 ड्रॉ, और 6 ड्रॉ में सारी ब्लैक बॉल बाहर आ जाए। आपकी रिक्वायरमेंट है कि 6 ड्रॉ, दैट्स द सेकंड केस। 6 ड्रॉ इज गोइंग टू बी द फाइनल, जिसमें सारी ब्लैक बॉल्स बाहर आ जाए। हम लोग ये देखेंगे, अगर 6 ड्रॉ में सारी ब्लैक बॉल्स बाहर आ रही है तो उससे प्रीवियस 5 ड्रॉज का क्या हिसाब किताब? फर्स्ट 5 ड्रॉज इन बोथ द केसेस। And here also we are going to look for first 5 draws. That's again a case of rule of multiplication, वो भी लिख के समझा दूंगा, बट पहले देखिएगा 6 ड्रॉ में क्या आना चाहिए? ब्लैक आना चाहिए, सीधी सी बात है, और वहीं पे खत्म हो जाए। What about the first 5? What about the first 5 draws? क्या लगता है आपको फर्स्ट 5 ड्रॉ में क्या आना चाहिए? 2 ब्लैक आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए 2 ब्लैक आना चाहिए क्योंकि लास्ट जो ब्लैक है वो छठे में आ जाएगी, तो उसके प्रीवियस वाले में 2 ब्लैक आना चाहिए, और 2 ब्लैक आती है मतलब 3 ऑफ अदर कलर। व्हाट अबाउट हियर फर्स्ट 5 ड्रॉ? क्या लगता है आपको? 6 ड्रॉ, 6 ड्रॉ में जाके प्रोसीजर एंड होगी। यहां पर एग्जैक्टली 1, एक ही ब्लैक है और वो ब्लैक ही बाहर आना चाहिए, पहले आ गई तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो 6 ड्रॉ में ही ब्लैक आना चाहिए, तो फर्स्ट 5 ड्रॉ में क्या आना चाहिए? सारी दूसरे कलर की बॉल आना चाहिए। हाउ टू राइट दैट वो सीख लीजिएगा बस। इट्स अ केस फॉर 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 1 by 1 आप ड्रॉ कर रहे हो और बिना रिप्लेसमेंट किए, और तभी ऐसा कीजिएगा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू आर गोइंग टू अप्लाई देयर। हाउ? देखिएगा 0.6 into first 5 draw, 2 black ball is required, 2 black ball out of what? 3C2 into 7 balls of other color 7C3 divided by 10C5। first 5 draws into 6 draw में जो ब्लैक है वो बाहर आ जाए, एक ही ब्लैक बची है 1C1 डिवाइडेड बाय 5 तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 5C1 प्लस 0.4। एक्चुअली देयर आर 2 केसेस, है ना? तो या तो एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स होंगी या एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल होंगी। सो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो। इनटू फर्स्ट 5 ड्रॉज, ब्लैक एक भी नहीं आ रही है 1C0 इनटू पांचों दूसरे कलर की बॉल्स हैं 9C5। सैंपल स्पेस क्या होगा? 10 में से 5 10C5 इनटू 6 ड्रॉ में जो एक ही ब्लैक है वही बाहर आएगी 1C1 डिवाइडेड बाय 5 बॉल्स तो ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं 5C1। दैट इज अप्रोच। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट द रिजल्ट। डायरेक्ट दिस इज द रिजल्ट। इसमें आप बोले सर इसको लिखेंगे कैसे? लिखना चाहें जरूर देख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E प्लस P ऑफ E2 इंटरसेक्शन E। अब पहली बात क्या हुआ कि एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स, तो एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स 0.6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, एंड एग्जैक्टली 1 ब्लैक बॉल 0.4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। इसको P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E लिख रहा हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी की क्या लिख रहा हूं मैं? E1 का मतलब हुआ 2 ब्लैक 3 ऑफ अदर कलर, है ना? और E से क्या मतलब है कि 6 ड्रॉ में एक ब्लैक आ जाए। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E by E1। In fact it is 0.6 plus 0.4 into P of E2 into P of
E बाई E2। E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? E रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट, कौन सी इवेंट? कि 6 ड्रॉ में एक ब्लैक बाहर आ जाए जो अपनी रिक्वायरमेंट है। और E1 E2 का क्या मतलब? E1 जब मैं कह रहा हूं तो E1 मतलब ये हो गया कि फर्स्ट 5 ड्रॉज में 2 ब्लैक 3 ऑफ अदर कलर, और यहाँ पे E2 का मतलब हो गया फर्स्ट 5 ड्रॉ में 5 दूसरे कलर की बॉल आए, तभी तो जो छठे में ब्लैक आएगी। ये है कार्यक्रम। E is the event, which event? That 6 draw is containing the 1 black ball, वो तो होना ही चाहिए। और E2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट 5 ड्रॉज एंड ऑल 5 ऑफ अदर कलर बॉल्स। यहाँ पर E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट 5 ड्रॉज एंड 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 ऑफ अदर कलर बॉल्स। बोले सर ये 0.6 और 0.4 का क्या चक्कर है? चक्कर ये है भाई कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स, इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और इस केस के होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। सम इज 1, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट। यार एक और बात ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो भी सवाल आता है जहां पे वो कहता है दिस प्रोसीजर वुड एंड बाय दिस ड्रॉ, प्लीज फॉलो दिस सेम अप्रोच। प्रोवाइडेड लैंग्वेज में है 1 by 1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। We are looking for some more questions. Now look for the next one. Similar type of question in fact. A lot contains 40 articles. The probability that lot contains exactly 4 defective articles is 0.7. And the probability that it contains exactly 5 defective articles is 0.3. Again यहाँ पर भी 2 cases हैं। Lot contains exactly 4 defective articles is 0.7 and probability that it contains exactly 5 defective articles is 0.3. Articles are drawn at random from the lot 1 by 1 without replacement. ये टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 by 1 without replacement, and are tested till all the defective articles are found. और टेस्ट किए जाते हैं कब तक? टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड। जैसे प्रीवियस केस था ऑल द ब्लैक बॉल्स हैव बीन ड्रॉन, अब की बार क्या है? टिल ऑल द डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट द 10th टेस्ट। ये टेस्टिंग 10th टेस्ट तक खत्म हो। जैसे प्रीवियस केस में क्या था? 6th ड्रॉ में जाके सारी ब्लैक बॉल्स बाहर आ जाए। लाइकवाइज अब की बार ये है कि 10th टेस्ट में जाके जितने भी डिफेक्टिव हैं वो सब बाहर आ जाएं, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट, समझें जरा इसको भी, आसानी से बात बनेगी और क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी द अप्रोच हियर। यस, इट्स अ केस ऑफ रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की ही है यहाँ पर। देयर आर 2 केसेस अगेन, 4 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 4 डिफेक्टिव। Exactly 4 defective, that means 36 non-defective articles, ठीक, and exactly 5 defective। इसका मतलब 35 non-defective articles ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉट कंटेन्स एग्जैक्टली 4 डिफेक्टिव आर्टिकल्स इज 0.7 ना, ऐसा हो 4 डिफेक्टिव आर्टिकल्स हैं उसमें, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव आर्टिकल्स है उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। सीधी सी बात है, सम इज कमिंग एज 1, आइदर दैट केस और दिस केस, दोनों में से ही एक होगा। प्रोबेबिलिटी इज 1 है ना, ये 2 अलग अलग केसेस हैं। आवर रिक्वायरमेंट इज 10th टेस्ट में टेस्टिंग प्रोसीजर एंड हो जाए, 10th टेस्ट में टेस्टिंग प्रोसीजर एंड हो जाए, सारे डिफेक्टिव आर्टिकल्स बाहर आ जाए, 10th टेस्ट है ना। इसको हम ई इवेंट से डिनोट करेंगे, है ना, ई से डिनोट करेंगे। फर्स्ट 9 टेस्ट, और ये सेकंड केस होगा, यहां पर भी फर्स्ट 9 केस एंड देन 10th केस।
ठीक। अगर फर्स्ट 9 केसेस हैं, 10th टेस्ट में तो सारे डिफेक्टिव आर्टिकल बाहर आना चाहिए, तो 10th टेस्ट तो क्लियर कट डिफेक्टिव ही होगा। आप बताएंगे मुझे फॉर दिस व्हाट अबाउट द फर्स्ट 9 केसेस, फर्स्ट 9 केस में क्या होना चाहिए? 3 डिफेक्टिव, 6 नॉन डिफेक्टिव, एंड हियर 4 defective and 5 non-defective. And how you are going to write that? देखिएगा, 0.7 is the probability. 0.7 is the probability of getting या having exactly 4 defective articles. इस बात की probability 0.7 है, तो 0.7 into 3 defective, 3 defective out of 4, 4C3 into 36C6 divided by sample is 40 articles, आपने 9 आर्टिकल्स ड्रॉ किए, इनटू अभी एक ही डिफेक्टिव बचा है और 10th टेस्ट में वही डिफेक्टिव बाहर आ जाए। दिस इज फॉर 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन विच आई एम फॉलोइंग हियर। आउट ऑफ नाउ हाउ मेनी आर्टिकल्स आर रिमेनिंग? 9 आर्टिकल्स ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हो, 31 आर्टिकल्स आर प्रेजेंट नाउ। भाई 9 तो आपने निकाल चुके हो, 31C1 प्लस द सेकेंड केस हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3 इंटू 4 डिफेक्टिव आर्टिकल्स आउट ऑफ 5C4 इंटू 35C5 डिवाइडेड बाय 40C9 इंटू 1C1 डिवाइडेड बाय 31C1. That is the probability directly. क्या किया? रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर। रिक्वायरमेंट क्या अपनी रिक्वायरमेंट है कि 10th टेस्ट में प्रोसीजर एंड हो जाए, दैट इज इवेंट ई, और E1 से हम डिनोट करेंगे फॉर दिस केस दैट फॉर फर्स्ट 9 टेस्ट 3 डिफेक्टिव एंड 6 नॉन डिफेक्टिव अपीयर्स, एंड फॉर दिस केस E2 अगर मैं लिखूंगा 4 defective and first 5 non-defective articles come out in the first 9 test. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। Now the question is, a bag contains W white balls and 3 black balls. Balls are drawn 1 by 1 without replacement, 1 by 1 without replacement, till all the black balls are drawn. What is the probability that this procedure for drawing the balls will come to an end at the R8 draw? Question, तो this is the third question of the same type, तो अब देख के समझ में आना चाहिए कि होना क्या है। 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट और R8 ड्रॉ में जाके सारी ब्लैक बॉल्स बाहर आ जाएं, तो टोटल बैग कंटेन्स W white and 3 black balls. That means total number of balls are there, W plus 3 balls are there. 1 by 1 without replacement till all the black balls are drawn. और अपन क्या चाहते हैं? Procedure for drawing the balls will come to an end at the R8 draw. R8 draw में जाके प्रोसीजर एंड हो जाए, तो R8 draw में प्रोसीजर एंड हो जाए, इसका मतलब R8 draw में जाके एक ब्लैक बॉल आना चाहिए, और ये जो ब्लैक बॉल होगी, ये तय बात है कि ये जो ब्लैक बॉल होगी दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड ब्लैक बॉल, तभी तो प्रोसीजर वहां पे खत्म होगी। इसका मतलब है कि प्रीवियस R-1 ड्रॉज, तो R-1 ड्रॉ में अगर आप देखोगे तो कितना होना चाहिए? यह देखने वाली बात है, 2 ब्लैक, 2 तो ब्लैक आ जाएंगी, और व्हाइट कितनी? व्हाइट कितनी? तो टोटल R-1 ड्रॉ कर रहे हो आप, 2 तो उसमें से ब्लैक आना फिक्स है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो हुई, रिमेनिंग मतलब R-3, दोज आर द व्हाइट बॉल्स। अगेन इसको आपको लिखना है, तो आप जो लिखोगे P ऑफ, इट इज नथिंग बट प्रीवियस जो केसेस देखे उसमें तो 2 केसेस का इंक्लूसिव था वो, कि या तो
3 डिफेक्टिव है या 4 डिफेक्टिव है ऐसा था, अब की बार तो एक ही केस है। क्या केस है कि भैया इसको मैं कह सकता हूं E1 इंटरसेक्शन E, दैट इज नथिंग बट P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E by E1 एंड दैट P ऑफ E इज व्हाट, P ऑफ E की जो बात कर रहा हूं मैं, E क्या बोल रहा हूं, E बोल रहा हूं लास्ट ब्लैक बॉल इन R8 ड्रॉ। और E1 से मतलब क्या हुआ, E1 से मतलब हुआ, E1 से मतलब हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ E1 दैट इन फर्स्ट, क्योंकि लिखना आना चाहिए आपको, कर क्या रहे हो, फर्स्ट R-1 ड्रॉज 2 black and R-3 white balls appears. Right? So P of E1, P of E1 की बात करेंगे तो P of E1 2 black balls 3C2 into R-3 white out of W white WC R-3 divided by जो सैंपल स्पेस है दैट इज ऑफ W प्लस 3 C R-1 इंटू R8 ड्रॉ में जाके एक ब्लैक बॉल बाहर आ जाएगी, लास्ट वाली ब्लैक के, लास्ट ब्लैक के तो 1C1 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय नाउ हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, तो टोटल इनिशियली थी W प्लस 3, समझ लीजिएगा प्लीज इसको, W प्लस 3 तो थी, आपने कितनी ड्रॉ कर ली R-1, अरे दादा ये समझ लेना, तो अब रिमेनिंग कितनी बॉल्स हैं W माइनस R प्लस 4, तो हियर वी आर गोइंग टू राइट W माइनस R प्लस 4 C1। बोले सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। हो सकता है रिजल्ट जो रहे वो NCR के टर्म में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट हाउ टू राइट ये समझ में आना चाहिए। अब NCR कैलकुलेट करना है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं, देख लीजिए व्हाट इज 3C2 विच इज 3 इंटू W फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू W माइनस ऑफ R प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय W प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू W प्लस 3 या W प्लस 3 माइनस, तो W माइनस R प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाय W माइनस R प्लस 4। अब NCR तो अब सॉल्व करना बनना चाहिए, फैक्टोरियल की बात तो अब समझ में आना चाहिए कि 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आप 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, या 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो ये तो बड़ी बात नहीं हुई, एटलीस्ट समझते हैं क्या अपन। तो W माइनस R प्लस 4 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं हम W माइनस R प्लस 4 इंटू W माइनस R प्लस 3 फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल हो जाएगा ना, कर सकते हैं, कोशिश तो की जा सकती है। R माइनस 1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 इंटू R माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक बोल रहा हूँ कि सर जो बोल रहे हो बोल लो सर, वो आइडिया नहीं आ रहा कुछ भी, ऐसा तो ऐसा मत करिएगा एटलीस्ट, ठीक, दैट इज अप्रोच। W प्लस 3 फैक्टोरियल, तो W प्लस 3 फैक्टोरियल इज W प्लस 3 इंटू W प्लस 2 इंटू W प्लस 1 इंटू W फैक्टोरियल, जो कि वो कैंसिल होगा, बड़ा सा रिजल्ट आएगा, ठीक है, यू कैन लीव द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ NCR। जो आंसर्स आपको चारों ऑप्शंस अगर प्रोवाइडेड होंगे तो वो NCR के टर्म्स में ही होंगे, आप बस वेरीफाई कर सकते हैं कि ओके दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द NCR,
Again, a previous year JEE question. Cards are drawn one by one at random from a well shuffled full pack of 52 playing cards until two aces are obtained for the first time. If n is the number of cards required to be drawn, and then you have to prove that probability that in the nth card that two aces are obtained. यहाँ पे exact result आपको given है. Number of cards are n. Those are n is equals to n minus 1, 52 minus n, 51 minus n divided by 50 into 49 into 17 into 13, where n is varying from 2 to 50. 1 by 1, and yes, it's a case of 1 by 1 without replacement, and two aces are obtained first time, and nth card again we are going to look for the case. Yes, it is going to be a rule of multiplication again, nth card and first n minus 1 cards. ठीक है ना, वही E1 इंटरसेक्शन E, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1. फर्स्ट n माइनस 1 कार्ड्स में आ रहा है इंटू, अगर ऐसा है तो nth कार्ड में सेकंड. अपने को क्या रिक्वायर्ड है? nth कार्ड. जो nth कार्ड है वो कार्ड क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एन S. व्हाट अबाउट द फर्स्ट n माइनस 1 कार्ड? एंड हाउ मेनी अदर कार्ड्स? रिमेनिंग n minus 2 cards. Other cards? How you are going to write the result now? आप बता सकते हैं आप लोग. 4C1 के उनमें से एक का आ जाने प्रोबेबिलिटी 4C1 इंटू बाकी अदर कार्ड्स, मतलब एक्सेप्ट दोज 4 कार्ड्स जो कि इक्के हैं उनको छोड़ते हुए 48 cards, 48Cn minus 2 divided by 52Cn minus 1. आ रहा है क्या समझ में? आना चाहिए यार. दिस इज द फोर्थ वन ऑफ द सेम टाइप. क्यों नहीं आएगा? इंटू 3C1 डिवाइडेड बाय 52 कार्ड्स हैं और n minus 1 आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. तो हाउ मेनी आर द रिमेनिंग कार्ड्स? तो 52 कार्ड्स हैं और n minus 1 आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं. सो रिमेनिंग कार्ड्स आर गोइंग टू बी 53 minus n, and we are going to write here 53 minus n C1. But exactly we want result in the required form. That means we will have to solve for NCR. NCR को हम solve करेंगे अब की बार, so that आप लोगों को भी clarity हो जाए. That is going to be 4C1 is 4 into 48Cn minus 2. Yes, we are going to write NCR 48 factorial divided by n minus 2 factorial into 48 minus of n minus 2, 50 minus n. Right? We want exact result. Yes. आ रहा है क्या रिजल्ट आप लोगों का? कि नहीं बोले आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कर लोगे तो हो जाएगा. और क्या है? 50 minus n factorial into 3C1 is nothing but 3 divided by 52Cn minus 1 is nothing but 52 factorial divided by n minus 1 factorial into 52 minus of n minus 1. तो 52 minus of n minus 1, 53 minus n factorial into 53 minus n. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको. दिस इज 53 माइनस n, दिस इज 53 माइनस n फैक्टोरियल. कैसे लिख सकते हो आप? देखिए जरा. 4 है ना, ये सारी टर्म्स न्यूमरेटर में आने वाली है. 4
into 48 factorial into 3 into, this is n minus 1 factorial, this is 53 minus n factorial. इस n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल को देखते हुए मैं केवल इसलिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ कि कोई एक भी ऐसा नहीं हो जिसको एनसीआर में अटक जाए मामला. n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इसको सॉल्व किया. 53 माइनस n फैक्टोरियल, दैट विल ऑल्सो गो इन द न्यूमरेटर. 53 माइनस n, 52 माइनस n, 51 माइनस n, 50 minus n factorial divided by n minus 2 factorial, ठीक है, जो कि कैंसिल होगा. 50 minus n factorial, this is 53 minus n into this 52 factorial, न्यूमरेटर में 48 factorial है. Like this, right? ये 48 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. दिस इज n माइनस 2 फैक्टोरियल जो कि कैंसिल हुआ. ठीक है, 53 माइनस n एंड देन 50 माइनस n फैक्टोरियल भी यहाँ पे कैंसिल हुआ. अब जरूर जरा वेरीफाई करिएगा रिजल्ट, ये रिजल्ट जरूर मैच होगा. फर्दर ये 4 है, ये 3 है, यहाँ पे 17 हो जाएगा. इतना आप कर पाएंगे. 3 और 4 का कैंसिलेशन वाली बात तो आप कर लेंगे, ज़रूर मैच होगा. ये केवल रीज़न यही था कि आप एनसीआर को सॉल्व करने में ना अटक जाएं. आप फैक्टोरियल सॉल्व नहीं कर पाएँ तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी फिर वो. और अभी भी जो नहीं समझ पा रहे, प्लीज़ प्रॉपरली लिख के समझ के कर लीजिए एक बार, बेस्ट रहेगा वो. A bag contains n white and n red balls. A bag contains n white and n red balls. Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. Pairs of balls are drawn without replacement until the bag is empty. And show that the probability that each pair consists of one white and one red ball is 2 raised to power n divided by 2n Cn. A bag contains n white and n red balls. Pairs of balls are drawn without replacement. हो क्या रहा है यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? n white and n red. टोटल बॉल्स हैं 2n बॉल्स. 2n balls. आप क्या कर रहे हो? Pairs of balls are drawn without replacement. Replacement is not there. Rule of multiplication would be there. कब तक? जब तक कि बैग खाली नहीं हो जाता. Can you comment on the sample space first? Then we'll think about the required favorable space. देखो रिजल्ट तो बहुत छोटा सा होगा, अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है. Can you comment on the sample space? Sample space क्या लिखते हो आप? Pair of balls are drawn without replacement until the bag is empty. So 2nC2, दो balls draw करी into. Now how many balls are remaining? 2n minus 2. फिर से दो बॉल ड्रॉ करी into, फिर 2n माइनस 4. ये प्रोसीजर कब तक चला रहे हो आप? जब तक कि बैग दो दो करके कम कर रहे हो आप. बॉल्स कम होती जा रही है. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? तो 2n बॉल्स है, इवन नंबर ऑफ बॉल्स है. लास्ट की जो पोजीशन बनेगी वो ये होगी कि 6 बॉल्स बची, फिर 4 और फिर 2. इंटू 2c2, राइट. ये तो हो गई अपने सैंपल स्पेस. कैन यू थिंक अबाउट द फेवरेबल स्पेस?
सैंपल स्पेस की मैंने हिंट दी, तो कैन यू थिंक अबाउट द फेवरेबल स्पेस? सोचिए जरा। तो देखिएगा, सैंपल स्पेस तो क्लियर है। सैंपल स्पेस में अगेन आई सजेस्ट यू, प्लीज डू नॉट मार्क देयर प्लस साइन, ये सब मैं ऐड कर दिया। इट इज क्लियरली ए केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर। फर्स्ट 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, देन रिमेनिंग बॉल्स आर 2 - 2, देन 2 बॉल्स को ड्रॉ किया, देन रिमेनिंग बॉल्स आर 2n - 4, 2 बॉल्स को ड्रॉ किया। कब तक? जब तक कि बैग खाली ना हो जाए। 4c2 एंड 2c2, लास्ट बॉल सारी बाहर आ जाएंगी, इवन नंबर ऑफ बॉल्स हैं। दीज आर द सैंपल स्पेस। फेवरेबल स्पेस लिखना है। आप में से काफी सारे लोग ठीक बोल रहे हैं। फेवरेबल स्पेस मतलब ये हुआ कि जो पहली 2 बॉल्स आपने ड्रॉ करी हैं उसमें अब रिक्वायरमेंट ये है एक वाइट एक रेड आए। तो फेवरेबल स्पेस जब आप लिखोगे NC1 इंटू NC1 इंटू, अभी n-1 बॉल्स बची हैं, n-1C1, n-1C1, यहां पर भी बॉल्स कम होती जाएंगी एक 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 करके, और लास्ट में 2C1 इंटू 2C1 एंड देन 1C1 इंटू 1C1। आ रहा है क्या समझ में? एज फार एज NC1, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा n इंटू n, n-1 इंटू n-1, n-2 इंटू n-2, इसको डाउट नहीं होना चाहिए आपको जरा सा भी। n फैक्टोरियल का स्क्वायर लिखने में, क्योंकि अब n फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 2 3 4 एंड अप टू n, तो इट इज बिकमिंग n फैक्टोरियल इन स्क्वायर ऑफ दैट इज अ फेवरेबल स्पेस। एंड टू कैलकुलेट द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस की अगर बात आती है दोस्तों, दिस इज द फेवरेबल स्पेस n फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को भी सॉल्व कर ले, NCR को सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, जरूर होगा। 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू वन ही हो जाएगा, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व हियर, क्या होने वाला है, ये 2n - 2 फैक्टोरियल ये गया, ये 2n - 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल होगा, ठीक है। इधर से 2 फैक्टोरियल, नो इट विल बी रिमेनिंग हियर। क्या बोलते हो? लास्ट में तो इट विल बिकम, लास्ट में तो क्या होगा, 1C1 इज 1 इंटू 1, ठीक है। So it is becoming 2n factorial divided by 2 factorial, 2 factorial, how many times it is coming? 2 factorial, check कर लीजिए, n times here, 2 factorial is nothing but 2 to the power n, so n factorial whole square divided by 2n factorial upon 2 raised to power n, that will become the probability of that event is n factorial and square of that divided by 2n factorial divided by 2 raised to power n। इसको जब आप एडजस्ट करोगे दोस्तों तो आप जरूर लिख सकते हैं 2NCN। 2NCN क्या होता है? 2NCN इज नथिंग बट 2n factorial डिवाइड बाय n factorial into n factorial। तो ये 2n factorial upon n factorial and n factorial 2 raised to power n will go in the numerator and you will be getting the required result, वो तो आ जाएगा। But the point is how to write the sample space and how to write the favorable space, ये important है यहाँ पर। इस sample space की बात करी, 2-2 करके बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, कब तक? जब तक कि बैग खाली ना हो जाए। So it is 2NC2 then 2n minus, अब 2 बॉल्स ड्रॉ करी तो रिमेनिंग 2n - 2 बॉल्स में फिर 2 बॉल्स ड्रॉ करी, फिर 2 फिर 2। फेवरेबल क्या है? एक रेड एक वाइट एक रेड, हर पेयर में एक रेड एक वाइट आए तो हर पेयर में NC1 इंटू NC1, एक एक खाली हो गई, n-1C1 इंटू n-1C1 लाइक वाइज, ठीक।
Look for an interesting question here. Mr. X gave a letter to his son to be posted. मैंने आपसे ये भी कहा था प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस है ना, लैंग्वेज का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन बड़ा जरूरी होता है. तो मिस्टर एक्स गेव अ लेटर टू हिज सन टू बी पोस्टेड. द लेटर इज एड्रेस्ड टू मिस्टर वाई, हिज फ्रेंड. द प्रोबेबिलिटी दैट द सन पोस्ट अ लेटर गिवन टू हिम इज 1/4. आप समझ सकते हैं. The probability that the son posts a letter given to him is 1/4. The probability that the letter posted will get delivered is 7/9. पोस्ट कर दिया तो भी डिलीवर हो जाए, 7/9. Later Mr. X hears from his friend Y that the letter had not reached. पत्र प्राप्त नहीं हुआ. What is the probability that the son did not post the letter? What is the probability that the son did not post the letter? क्वेश्चन वही ठीक ढंग से पढ़ना समझना जरूरी है. इवेंट क्या हुई है? इवेंट ये हुई है कि लेटर नहीं पहुंचा. लेटर नहीं पहुंचा. आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर एट ऑल. उसने पोस्ट किया ही नहीं था. हाँ, it is clearly a case of reverse probability. देखिएगा, Mr. X gave a letter to his son to be posted. देखो दो बातें हैं. जो लेटर दिया गया पोस्ट करने के लिए मिस्टर वाई के लिए एड्रेस करके दिया था. देखो इनको समझ में नहीं आया पर फिर भी हंस रहे हैं कि तुमने क्या बोला. मेरे को भी नहीं आया वैसे वो. The probability that the son post a letter given to him is 1/4. देखो दो बातें हैं. या तो लेटर पोस्ट करेगा या लेटर पोस्ट नहीं करेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 1/4. तो वो पोस्ट नहीं करेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्लियरली 3/4. नॉट पोस्टेड दैट इज 3/4. या तो पोस्ट करेगा या नहीं करेगा. अब दो पॉसिबिलिटी है कि पोस्ट करता है तो डिलीवर हो जाए, इसकी 100% गारंटी नहीं है. इसने साफ साफ कहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर पोस्टेड विल गेट डिलीवर्ड. पोस्ट कर तो दिया उसने, ये तो मक्कार, लेकिन 1/4 3/4 आप समझ सकते हैं. लेकिन पोस्ट कर दिया तो भी जरूरी नहीं कि वो डिलीवर हो जाए. तो पोस्ट करने के बाद में लेटर इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड इज 7/9, विच मीन्स दैट इफ यू पोस्ट द लेटर्स but if it is not delivered that probability is 2/9. समझ रहे हैं शायद ये बात. तो इस ढंग से लिखने से क्या क्लैरिटी आती है यार करना क्या है ना. लेटर पोस्ट किया और डिलीवर हो जाए 7/9. लेटर पोस्ट किया लेकिन डिलीवर नहीं हुआ 2/9. अच्छा पूछा क्या उसने? पूछा ये है मिस्टर एक्स हियर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड वाई दैट लेटर हैड नॉट रीच्ड. लेटर नहीं पहुंचा है, मतलब इट्स ए केस ऑफ लेटर इज नॉट डिलीवर्ड. लेटर पहुंचा नहीं है, ठीक है, लेटर इज नॉट डिलीवर्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर. उसने पोस्ट ही नहीं किया था. ये रिक्वायर्ड है. आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है आपकी. राइट दोस्तों, नॉट पोस्ट एंड डिलीवर्ड. अब पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर तो 0 लिखना होगा. सोचेगा मत उसमें. पोस्ट ही नहीं किया उसने तो डिलीवरी कोई चांस ही नहीं. नॉट डिलीवर्ड क्लियर कट केस. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ इट इज नॉट पोस्टेड एंड देन क्लियरली नॉट डिलीवर्ड इज क्लियरली 1. जब पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर कहां से होगा? वो तो क्लियर कट केस नॉट डिलीवर्ड का. राइट, नॉट डिलीवर्ड 2 केसेस आर देयर. प्रोबेबिलिटी देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन. खास करके आपने देखा होगा बेस थ्योरम में तो ऐसे ही हो रहा है. क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ पाना अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है. पोस्ट
but still not delivered, plus not post and not delivered, and in the numerator not posted and not delivered. Yes, we can write directly using the multiplication. डायरेक्ट लिख सकता हूँ P of NP 3/4 इंटू, पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर कहाँ से होगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाय, पोस्ट किया है 1/4, वो पोस्ट करने के बाद में नॉट डिलीवर्ड। भाई नॉट डिलीवर्ड तो दो तरीके से हो सकता है ना। बोले सर क्यों सोचेंगे हम बेस थ्योरम, भैया नॉट डिलीवर्ड तो दो तरीके से हो सकता है। कैसे दो तरीके, पोस्ट किया फिर भी डिलीवर नहीं हुआ एक तरीका, और पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर कहां से होगा दूसरा तरीका, राइट। प्लस 3/4 इंटू 1 एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। कितना आ रहा है, ठीक है। so दैट इज द अप्रोच। बट मैंने आपको एक ही बात एडवाइस करी है, कई बार बच्चे बस लैंग्वेज देख के अटक जाता है मामला, और लैंग्वेज तो कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट तो करेगी सही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके सवाल आएगा तो आपको 2-3 बार उसको ठीक ढंग से रीड करना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा। नॉट पोस्टेड 3/4 और नॉट डिलीवर्ड 1, पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर नहीं हो रहा है, और पोस्ट किया उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 और नॉट डिलीवर्ड 2/9, सॉरी इट इज 2/9, 1/4 इंटू 2/9, प्लीज मेक इट 2/9 ना। पोस्ट किया उसने 1/4 और डिलीवर नहीं हुआ है 2/9, प्लस 3/4 इंटू 1 एंड 3/4 इंटू 1 इज देयर इन द न्यूमरेटर, राइट। एनीबडी एनी डाउट, स्टिल यू कैन आस्क, पूछो आप। दीज आर द टू केसेस हियर, लेटर पोस्ट करता है फिर भी डिलीवर नहीं हो पाता, या पोस्ट ही नहीं किया तो डिलीवर नहीं हो पाता, उसको लेटर मिला नहीं मतलब नॉट डिलीवर्ड। ये बताओ कि उसने पोस्ट ही नहीं किया था, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये तो समझ में आया आपको, क्वेश्चन रीड करते अरे ओके इट्स अ केस बेस्ड ऑन द रिवर्स प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अ प्रीवियस ईयर JEE question based on the simple probability omega be a complex root of unity, complex root of unity which is not equals to 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 2 आर 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी देयर। A fair die is thrown 3 times and R1, R2, R3 are the numbers obtained on the die. Dice is thrown 3 times and R1, R2, R3 are the numbers obtained on the die. Probability that omega raised to power R1 plus omega raised to power R2 plus omega raised to power R3 and it is coming equals to 0, that you have to find out. Probability that this sum is coming as 0. R1, R2, R3 कैसे डिसाइड कर रहे हो आप, तो R1, R2, R3 डिसाइड कर रहे हो डाइस थ्रो करके। डाइस थ्रो करके मतलब 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6, सीधी सी बात है, ठीक। हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, जानना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज क्लियरली इक्वल्स टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, और 3 के मल्टीपल में जो भी इंटीजर वैल्यू आएगी 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 9, ऑल दोज आर 1, तो 1 रहेगा। अब R1, R2, R3 डिसाइड कर रहे हो आप डाइस थ्रो करके। व्हाट अबाउट द सैंपल स्पेस फर्स्ट, दैट इज क्लियरली 6 इंटू 6 इंटू 6, इसमें तो डाउट की कोई बात बनती नहीं है, 216। सिक्स क्यूब 216। और फेवरेबल स्पेस जरूर हमारे लिए देखने वाली बात है। R1 can take value 1 to 6, R2 can also take value 1 to 6 and R3 can also take value from 1 to 6। ये बात भी आप जानते हैं कि if I to write omega raised to power 4, तो omega raised to power 4 is what? Omega। Yes, समझाने वाली बात तो बनती नहीं है। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज नथिंग बट ओमेगा। ओमेगा रेज़ टू पावर 5 like this। So 1 plus omega square is becoming 0। कैसे यूज करोगे उसमें, अब कब बनेगा ये,
देखो केस बनाना पड़ेंगे हमें. इट्स ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस. देयर इज नो रिवर्स प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहीं कुछ नहीं है. सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस. एंड लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो सिंपल क्वेश्चन हमने बोल दिया ये बहुत दिक्कत दे जाते हैं. जो फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस की बात होती है, यूजुअली दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फेवरेबल स्पेस. कहाँ से निकालोगे? पीएनसी वाली अप्रोच, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच. नाउ थिंक अबाउट द केसेस. सो वन ऑफ द केसेस, एक केस हो सकता है R1 equals to 1, R2 equals to 2 and R3 equals to 3. बिकॉज इन दैट केस क्या बनेगा? वो ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 and it will become 0. This could be one of the case 1, 2, 3. What about the next case could be? भाई 1 से 6, 1 से 6, 1 से 6. जस्ट यू टू थिंक ओवर दैट. अच्छा, जहां तक कि 1, 2, 3 की बात है, एक और बात जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वो ये कि इनका अरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल हियर. अरेंजमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल. 1, 2, 3 है तो भैया 3, 2, 1 होगा तो कौन सी परेशानी है? तो उनके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? दिस पर्टिकुलर केस इज हैविंग 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स देयर. भाई ये 1, 2, 3 तो जरूरी थोड़ी ना कि R1 1 हो, R2 2 हो, R3 3 हो. चेंज हो जाए ना. कहाँ दिक्कत है? 1, 2, 3 हो या 3, 2, 1 हो, या इसके जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट? 6, 3 फैक्टोरियल. ठीक है ना. तो ये 3 फैक्टोरियल वाली बात आ जाती है. ठीक है. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? हाँ जी, 2, 3, 4. व्हाट यू आर सजेस्टिंग? 2, 3, 4 बात बनेगी? बनेगी. R1 equals to 2, R2 equals to 3 and R3 equals to 4. Let's see what happens here. Omega square plus omega cube is 1 plus omega raised to power 4 omega. Yes, it will become 0. This is again a possibility there. 2, 3, 4 and 2, 3, 4 का possible arrangement भी same time हम देख लेंगे. What could be the next one? टाइम हो गया ऐसा लगता है. अलार्म बज रहे हैं दो. 3, 4, 5. बन रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. ओके. अगेन 3 फैक्टोरियल विच इज 6. एनी अदर केसेस? 4, 5, 6. फिर इसका कोई शॉर्टकट भी सोचिए कि बोले सर इतना लिखने की जरूरत थी क्या? 4, 5, 6 करके देख आएगा ना. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इट इज 3 फैक्टोरियल विच इज अगेन 6. देन एनी अदर केस? बोले सर ऐसे करेंगे तो सर करते ही रह जाएंगे सर, कुछ छोटा सा तरीका बताओ. क्योंकि केसेस हम काउंट कर रहे हैं, कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन देयर शुड बी सम शॉर्टकट जिससे कि बात बने आसानी से. इतना सब लिखने की क्या जरूरत होना चाहिए? तो लंबा हो रहा है कार्यक्रम. R1 की क्या वैल्यूज हो, उसके करस्पॉन्डिंग R2 क्या हो और R3 क्या हो, ऐसे बात कर ले हम तो भी बेहतर होगा. देखो वी वांट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि यार इस ढंग से केसेस बना सकते हैं, लेकिन वी आर गेटिंग सो मेनी केसेस, तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात होगी पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखना. ये अपन चाहते हैं इसका यूज करते हुए R1 क्या वैल्यू ले सकता है अपन देखे जरा. यहाँ पर इसको अपन बना लेते हैं. एक को बनाएंगे 1, एक को बनाएंगे ओमेगा और एक को बनाएंगे ओमेगा स्क्वायर. सीधी सी बात है, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 0. दोस्तों R1 की वैल्यू हम रखें 3 और 6, तब ये क्या बनेगा? 1. R2 की क्या वैल्यू रखें सो दैट इट बिकम्स 1? 1 और 4. तो ये 1 बनेगा, ये ओमेगा बनेगा. और R3 की क्या वैल्यू रखें सो दैट इट बिकम्स 2 and 5?
to 5 so that it becomes omega square, right? So that we'll be getting 1 plus omega square equals to 0. So R1 can be selected in two ways. R2 can be selected in two ways and R3 can also be selected in two ways. But at the same time, ये समझ रहे हो क्या? 1 प्लस में डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सो मेनी केसेस, हमने कहा R1 ले ले भैया 3 और 6 तो ये 1 बनेगा, R2 ले ले 1 और 4 तो ये 1 ओमेगा बनेगा, और R3 ले ले 2 और 5 so that it will become omega square. So R1 can take two values, R2 can take two values, and as well as R3 can also take two values. But at the same time इनके अरेंजमेंट भी तो करना होंगे आपको. So how to make arrangements there? 3 factorial divide by 216 and you are going to get the result easily. इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सो मेनी केसेस, वो भी करेंगे तब भी आएगा. हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि यार R1 अगर 3 और 6 ले, R2 अगर 1 और 4 ले, और R3 जो है वो 2 और 5 ले, सो दैट ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा. और बाद में उसका अरेंजमेंट भी लिख दिया. ऐसा नहीं हो सकता ना भाई ये 3 6 ले या ये 3 6, भाई इनका चेंज हो जाए. ये सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स, दोज आर देयर, इंक्लूडेड देयर. प्लीज नोट डाउन. आप केस बना के भी देख सकते हैं और उन सारे केसेस को ऐड कर लीजिएगा. बट क्या जरूरत है, डायरेक्ट काम होगा.